लोकतंत्र के महोत्सव के ऐलान के साथ ही महासमर का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। आम चुनाव के लिए हुई सरगर्मियां तेज। टीडीपी और जनसेना जारी करेंगे घोषणा पत्र। इंडी गठबंधन का आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ देश भर में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाने के सख्त निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नवा सम्मन भेजे। 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी समाचारों में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगह पर जाएंगे। इसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। और आपको बता दें, यहां एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और लगातार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस का जो एक पर्दा बताया जा रहा था वो पर्दा फाश होता जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोमेश पटेल। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर मौजूद हैं सोमेश पटेल, उनसे बात करते हैं। सोमेश, जैसा कि अभी हमने जाना कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या आपके पास पूरी जानकारी है? जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा। महादेव जो ऐप का मामला है, विधानसभा चुनाव में सुर्खियों का मसला बना हुआ था और लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल, उनके खिलाफ महादेव ऐप मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 120, बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, उनके साथ 21 जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी यह मामला दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ और कांग्रेस के नेताओं की समस्या बढ़ गई है। जो पूर्व सीएम है जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनके खिलाफ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसमें आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, श्वासघात, जाल साजिश से संबंधित विभिन्न जो धाराएं हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 और 11 के तहत यह आरोप लगा है। आपको याद होगा जो विधानसभा चुनाव में जो महादेव जो सट्टा का मसला था, जो दुर्ग से शुरुआत होती है, जिसका कनेक्शन दुबई तक होता है, करोड़ों रुपए इसमें होते हैं, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल थे उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। तो इन धाराओं के तहत आज ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है और ऐसे में कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है और आज ये मामला जो सामने आया है महादेव ऐप का, इससे भी जाहिर होता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें काफी असर पड़ेगा कांग्रेस पर। जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तमाम कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कई वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कोल स्कीम मामले हो, चाहे महादेव सट्टे ऐप से जुड़े मामले हो, तमाम ऐसे घोटाले के आरोप लगे थे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से विधानसभा जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा था। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा एक चरम सीमा पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जिसमें कहीं न कहीं कांग्रेस को 34 सीट का सामना करना पड़ा था, करारी हार देखने को मिली थी। वहीं बीजेपी ने 54 सीट हासिल की थी। तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में था। और जिस तरह से ये जो महादेव सट्टा का मामला है, महादेव के सट्टे के मामले में जो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, महादेव ऐप मामले के बारे में हम आपसे थोड़ी सी जानकारी और चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो महादेव सट्टा का मामला है, दुर्ग से शुरुआत होती है। इसको 2019 में यह मामला सामने आता है जो कांग्रेस के शासनकाल में, जब कांग्रेस के शासनकाल में जो कांग्रेस के तमाम नेताओं का इसमें नाम होता है। और ये पंप ऑपरेटर उसके फादर से ये जो दुबई से इसका कनेक्शन बताया जाता है। तो फरवरी जो 2022 में एक आलीशान शादी होती है। इसमें बताया जाता है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं, कई ब्यूरोक्रेट्स को भी शादी में बुलाया जाता है और धीरे धीरे
धीरे धीरे ये मामला बड़े लेवल पे हो जाता है। इसके बाद जो मुंबई के जो कलाकार हैं, मुंबई के कलाकारों को भी दुबई बुलाया जाता है, शादी समारोह में बुलाया जाता है, उनको चार्टर प्लेन से बुलाया जाता है। तो जिस तरह से महादेव जो सट्टा का ऑनलाइन का मामला है, सौरभ चंद्राकर को लेकर ये तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले सामने देखने को मिले थे। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार कह सकते हैं कि मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है, तो अब किस तरह की चुनौतियां उसके सामने हो सकती है लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा चुनाव में जैसे जो बातें सामने है, भ्रष्टाचार, मैंने पहले भी बताया कि विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा मुद्दा था। महादेव ऐप जो सट्टा का मामला था, विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में बना हुआ था। उसी तरह से अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनके खिलाफ जो रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बघेल और जिस तरह से अन्य के खिलाफ में जो FIR दर्ज की है अलग अलग धाराओं के तहत, जैसे 406, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और इनके जो 21 अन्य के खिलाफ में यह मामला दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल सोमेश, आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे फिर डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, excise, state police, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। कैश और मनी, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज। सो दिस इज आवर एफर्ट टू एड टू दैट थिंग सो दैट देयर आर मच मोर क्लीनर इलेक्शंस। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनावों को ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर तथ्यों के साथ कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें एक बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर भी उठाया गया, जिस पर आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जितने भी सवाल उठे हैं वह हमेशा सिरे से खारिज हुए हैं। उन्हें विभिन्न न्यायालय में 40 से अधिक बार ईवीएम के खिलाफ दायर किए गए मामलों पर कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हर बार कोर्ट ने ईवीएम की पारदर्शिता और उसकी स्पष्टता को सराहा है।
और आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इस मामले में आयोग द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक का भी जिक्र किया, जिसमें इन तमाम मामलों को संकलित किया गया है। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। तो हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। आयोग ने ईवीएम को लेकर एक शेर के माध्यम से अपनी बात भी रखी, जिसमें उन्होंने ईवीएम के पक्ष में अपनी बात रखी। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। ईवीएम को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप बार बार एक ही तरीके के मामले कब तक लाएंगे, जबकि ईवीएम पर अब कोई वाद बनता ही नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने समय समय पर ईवीएम को जनता के सामने रखा है और राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वह हैकाथॉन में ईवीएम पर किसी भी आरोप को साबित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ईवीएम की पारदर्शिता बनी रही है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी तंत्र हरकत में आ गया है। मेरठ में जगह जगह लगे नेताओं और सियासी पार्टियों के प्रचार वाले होर्डिंग बैनर उतारे जाने लगे हैं। मेरठ जिला प्रशासन ने होर्डिंग हटाना और दीवारों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रंग पोतना शुरू कर दिया है। मेरठ सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि कल से राजनीतिक बैनरों को हटाया जा रहा है। वहीं अधिकांश बैनर हटा लिए गए हैं और जल्द ही सारे बैनर हटवा दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता को पूर्णतया लागू करने के लिए 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनसे जो भी होल्डिंग्स हैं जो राजनीतिक, उसको हटाया जाना रहता है। 48 घंटे के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर के हैं उससे हटाने रहते हैं और 72 घंटे के अंदर जितने भी निजी है उसको पूरी तरह हटा लिया जाना रहता है। इसी क्रम में कल से ही जितने भी होल्डिंग्स हैं जो राजनीतिक होल्डिंग्स हैं उनको हटाया जा रहा है। यदि किसी को प्रचार करना है तो रिटर्निंग अफसर से, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर से अनुमति ले, उसका अपने व्यय में व्यवस्था करे और सभी को सुविधा है, सब अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसका एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। वहीं बीएमसी ने मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी बैनर हटाए। ये बैनर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए थे। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बिहार लोकसभा सेवा आयोग की टियर 3 की परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग में गिरफ्तार आरोपियों को पटना लाया गया, जहां सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामले में लगभग 300 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। यह केस दर्ज किया गया था टीचर बहाली वाला में, तो उसी से जुड़ा मैटर है और उसी संदर्भ में लगभग 400-500 व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस ने आज लाई है यहाँ पर। और एमपी एमएलए कोर्ट में अभी प्रस्तुत किया गया है सभी लोगों को, और इसके बाद सीधे यहाँ से प्रोसीडिंग के बाद सीधे यहाँ से जेल में। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के समन पर पेश नहीं होने को कानून का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि समन आने पर मुख्यमंत्री को उसका सम्मान करके पेश होना चाहिए। जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी किए गए नवे समन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। उनका कहना है कि यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। नौवां सम्मन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। और शायद यही कारण है कि आज दिल्ली के लगभग 200 लोग श्रीधर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे विधानसभा के, उनके आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रांत के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रतिदिन सवेरे 10, 12, 15, 20, 100, 200 लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नागपुर में संपन्न हुई। 15 मार्च से आयोजित इस सभा में 2023-24 के संघ कार्य की समीक्षा और आगामी वर्ष की संघ कार्य योजना पर चर्चा हुई। इस दौरान श्री राम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर प्रस्ताव के जरिए सामाजिक जीवन में श्री राम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने और सभी प्रकार के वैमनस्य को समाप्त कर समरसता से युक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया गया। बता दें कि प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा का आयोजन होता है। प्रतिनिधि सभा में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारेवा, दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी सह सरकारेवा और 45 प्रांतों के 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है। राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है। यह बार बार सिद्ध हुआ है और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने जो संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विचार किया है वह कार्य के विस्तार के, हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले हैं। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है
विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, ये होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हम अगले 1 वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी की टीम पर हमले के मामले में निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और संदेश खाली मामले के 2 अन्य आरोपियों मुफज्जर मौला और सराजुल मौला को सीबीआई द्वारा बशीरहाट उप विभागीय अदालत में पेश किया गया। और खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियन रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।